नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया औचक निरीक्षण। दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को कार्य को समय पर तय करने के दिए निर्देश। विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री धामी गंभीर। घनसाली में मुख्यमंत्री धामी ने किया योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। कहा, विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। तबलीगी जमात और देवबंद जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। पूर्व आईएएस डॉक्टर राकेश कुमार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। यूएस में भारत के मुख्य सलाहकार के तौर पर थे कार्यरत। तो पूर्व में रह चुके हैं नैनीताल और देहरादून की जिलाधिकारी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का काशीपुर दौरा। जसपुर विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, जनता से किए वादे करेंगे पूरे। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से इस संदर्भ में जानकारी ली। उन्हें कार्य को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने चमियाला में घनसाली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 7 योजनाओं का लोकार्पण और 74 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही लोकार्पण में ग्रामीण निर्माण विभाग की 6 जबकि लघु सिंचाई विभाग की 1 योजना शामिल है। शिलान्यास में लोक निर्माण विभाग की 15, ग्रामीण निर्माण विभाग की 4 जबकि जल संस्थान और 1 जल निगम की योजना शामिल है। हमारा लक्ष्य है विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और इसके लिए जो रात दिन का प्रयत्न है, एक एक पल और एक एक क्षण इस काम में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम लगा रहे हैं और लगातार इसके लिए फैसले ले रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता सबसे पहले और हर फैसला हमारा जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। जो जनता की मांग है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम फैसले ले रहे हैं। इसके लिए अभी बहन शोभा सजवाण जी मुझसे कह रही थी कि आपने लगातार सभी के लिए फैसले लिए, चाहे वो हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे त्रि पंचायत में काम करने वाले हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे हमारी आशा बहनें हो, चाहे हमारी भोजन माताएं हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हमने हर किसी के बारे में, चाहे हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, हमने सभी के लिए रास्ता निकाला है। जितना संभव हो सकता है इन 5 महीनों में हमने कोशिश करी है कि हम सभी के लिए रास्ता निकालें। चाहे हमारे होमगार्ड्स के कर्मचारी हो, सभी को हमने, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने उनको प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया है। चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे राजस्व विभाग के हो, चाहे ग्राम विकास विभाग के हो, चाहे होमगार्ड वाले हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, हर सेक्टर को हमने छूने की कोशिश की है। कोशिश की है कि उन्होंने जो काम किया है उसके बदले में हम उनका जरूर प्रोत्साहन करें। समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है। हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं,
अपने फैसले लिए, बल्कि इनको धरातल पर भी उतार रहे हैं, एक एक करके धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। विकसित उत्तराखंड का जो सपना हमने देखा है, उसके लिए हम एक विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक रोड मैप हमने इसके लिए बनाया है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी विभागों से, जितने भी विभाग है, सारे विभागों को हमने पत्र लिखा है और उनसे अगले 10 सालों का रोड मैप मांगा है कि अगले 10 सालों में हमारा उत्तराखंड कैसा होगा, उत्तराखंड का हमारा ब्लॉक कैसे होंगे, हमारे गांव कैसे होंगे, हमारे गांव ग्राम सभाएं कैसे मजबूत होंगी, हमारे माताओं बहनों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड को ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण की सौगात मिल सकती है। इस सिलसिले में महीने के आखिर तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की शासन स्तर पर तैयारी है। इसके बाद जल्द ही 1300 किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे। बता दें कि योजना के तृतीय चरण में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में बनी सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने हैं। केंद्र ने इस क्रम में उत्तराखंड के लिए 2300 किलोमीटर सड़क का कोटा निर्धारित किया है। राज्य सरकार की ओर से इस सिलसिले में प्रदेश भर में पूर्व निर्मित सड़कों का सर्वे कराया गया, जिसमें उन सड़कों को लिया गया जिनकी स्थिति अधिक खराब है। सर्वे के बाद वर्तमान में इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। पूर्व आईएएस डॉक्टर राकेश कुमार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वे 1992 बैच उत्तराखंड कैडर के आईएएस थे। फिलहाल वे यूएसएन संगठन में भारत के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे पौड़ी, नैनीताल और देहरादून के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद शासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे। पूरी तरह से इस सांगठनिक दौरे में नड्डा एक एक सीट पर पार्टी विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगा सकते हैं। ये फीडबैक उन्हें बीते करीब 3 महीने में विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाए संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है। और उसका एक तरह से वो फीडबैक भी लेंगे और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम सबको उसका मार्गदर्शन करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास ये है कि अध्यक्ष जी के दौरे के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के संगठन में, पदाधिकारियों में, सभी में एक नई ऊर्जा का संदेह होगा, एक नई ऊर्जा जो है सब लोगों को मिलेगी। भी और मोदी जी की रैली में भी मुट्ठी भर लोग जमा कर पाना मदन कौशिक और पूरे संगठन के लिए मुश्किल हो गया था। और अब चले हैं 70 सीटों का आकलन करने। जिस दल ने यहाँ 4.5 पौने 5 साल प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार चलाई हो, क्या उस दल को इतनी मशक्कत करने की जरूरत पड़नी चाहिए? उत्तराखंड में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी हो गई है। इसके लिए ऊर्जा निगम ने 4% दरें बढ़ाने का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है और मार्च अंतिम सप्ताह में नई दरें घोषित होंगी। 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएंगी। सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड के दौरे पर आए थे और उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी। तो उत्तराखंड की पूरी जो सियासत है उसमें एक भूचाल आ गया था और पूरी राजनीति बिजली पर केंद्रित हो गई थी। भाजपा कहती थी कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ऐसे ही कांग्रेस ने भी कहा। लेकिन आज वही दो मुंह वाली भाजपा 100 यूनिट बिजली फ्री तो नहीं दे पाई, लेकिन उसने इस प्रदेश की जनता को जोर का झटका देने की तैयारी कर दी है। आज की जो खबर है, जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे पिछले कई दिनों के साथ पीआरडी जवानों के हक के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रही है। तो वहीं भावना पांडे का कहना है कि पीआरडी जवानों के हित के विषय में सरकार कुछ नहीं सोच रही और सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है। तो वहीं कई पीआरडी जवान ठंड से बीमार भी पड़ते जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जनता कैबिनेट पार्टी के द्वारा ही उनके भोजन, कंबल और रजाई की व्यवस्था और सरकार से जल्द ही जल्द उनकी ओर ध्यान देना चाहिए।
हमने सुना नहीं। घोषणा मुख्यमंत्री ने 15-20 दिन पहले कर दी, मगर घोषणा ही कर रहे हैं, शासनादेश नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा आज इनको बैठे हुए 20-25 दिन हो गए, ठंड में लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो आज हम लोगों ने अरविंद पांडे के घर कूच करने का सोचा था, तो यहाँ के सीओ ने आके बोला आप कूच मत करिए और हम लोग जो है मुख्यमंत्री ने से मिल लीजिए। तो अभी इन लोगों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है मिलने के लिए। अरे मिलने से क्या होगा, आप शासनादेश करो ना। जब आपने 300 दिन कहा था नौकरी देने को, शासनादेश कर दो। शासनादेश हो, या तो कहा क्यों कहा, यह गलती हो गई, ये बता दो कि आपसे गलती हो गई। तो मुख्यमंत्री जी ने अगर घोषणा की है तो उसका शासनादेश भी जल्दी करना चाहिए। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल सिंह गौतम बुधवार को काशीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और आम जनमानस को वही सब सुविधाएं मिलेगी जो केजरीवाल ने उत्तराखंड में घोषणा की है। उत्तराखंड के निर्माण को 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। कांग्रेस और भाजपा को यहां की जनता ने बराबर समय दिया, लेकिन विकास के नाम पर दोनों ही सरकारों ने जनता के साथ केवल छल किया। आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लें, दिल्ली के घोषणा पत्र को पढ़ लें और जो घोषणाएं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने की थी वो पूरी की है या नहीं की हैं। और पूरी करने अलग बात है, उसके बाद वो आज तक जारी हैं या बंद कर दी गई हैं। जो घोषणाएं की थी वो ना केवल पूरी की हैं बल्कि वो आज तक जारी हैं। यहाँ तक कि कोरोना के दौरान सरकार की फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी एक भी योजना को बंद नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग इस बात को बखूबी जानते और समझते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग दिल्ली के हर जिले के अंदर आपको मिलेंगे, इसलिए वो इस बात पे आशान्वित हैं कि जो वायदे किए जा रहे हैं वो सारे वायदे पूरे होंगे। चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री का वायदा हो, चाहे 24 घंटे 7 दिन बिना कट के बिजली की बात हो, चाहे वो 1000 रुपया महिला सशक्तिकरण के लिए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को एक भत्ता हर महीने देने की बात हो, चाहे तीर्थयात्रा योजना की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ना मिलने जिनको नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तबलीगी जमात और देवबंद जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने ऐसा कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में भी अफगानिस्तान जैसे गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2 है, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 जबकि मुसलमानों की 2.4 है, जिसका अर्थ यह है कि अगले 50 वर्षों में पूरे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जिससे बचने के लिए केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। कश्मीर की समस्या इस्लामिक अफगानी आतंकवाद की है, कैंसर की, और ट्रीटमेंट दे रहे हैं मलेरिया की, विकास की। कहां से फर्क पड़ेगा? और यदि हिंदुत्ववादी है तो उत्तराखंड में मंदिरों पर कब्जा क्यों किया था भाई? और ताकत तो मस्जिद में कब्जा करके दिखाओ। यदि हम हिंदुत्ववादी है, मंदिर पर कब्जा करने का अधिकरण का कानून कैसे ला सकते हैं? शर्म नहीं आती थी? यहां पुजारियों को आंदोलन करना पड़ा, मैं भी बीच में आकर गया था। कैसे किया? मंदिर में आता पैसा है, देव द्रव्य है, सरकार के बाप का नहीं है। कैसे कब्जा किया था? और अभी भी काशी विश्वनाथ किसके कब्जे में है? तिरुपति किसके कब्जे में है? गुजरात का अंबाजी किसके कब्जे में है? महाकालेश्वर किसके कब्जे में? सरकार का कब्जे में है ना। तो वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विदेश से वापस लौटे कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद विभाग ने इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। दरअसल ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग दंपति की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अन्य लोगों को भी चिन्हित कर लिया है जो विदेश से वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं और इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती का कहना है कि देहरादून में फिलहाल इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन विदेश से आ रहे लोगों की स्वास्थ्य की टीमें लगातार जांच कर रही है। ऐसा है कि जैसा आप देख रहे हैं इस समय देश में फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें जो एक वेरिएंट ओमिक्रॉन है
जो कि अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में और विदेशों में देखा गया है, उसके लोग जो हैं हमारे जो देशवासी वहाँ से यहाँ चले आए थे इंडिया, वो लोग भी उससे जो है इन्फेक्टेड हैं और उस तरह से जो है ओमिक्रॉन हमारे देश में भी प्रवेश कर चुका है। और अभी तक तो जो है हमारे देहरादून जिले में ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं है, लेकिन विदेशी लोग जो विदेश से आ रहे हैं, हमारे NRIs हैं, प्लस जो लोग हमारे विदेश में रहते हैं वो लोग चले आए हैं, तो उन लोगों को सबकी सर्विलांस, उनकी जांच की जा रही है। और अभी तक उसमें से कोई ऐसे अभी तक तो नहीं निकले थे, लेकिन उसमें से कुछ एक आध केस ऐसे हैं जिनका कि पॉजिटिव आया है। एक लड़की का वजह से पॉजिटिव आया है कोविड टेस्ट, तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। तो वहीं ऋषिकेश में बढ़ती चोरियों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को चेकिंग अभियान चला रही है, जहां करीब 5 दर्जन से अधिक ठेले रेहड़ी वालों की पुलिस ने चेकिंग की। इस दौरान रेहड़ी वाले अपनी पहचान से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसको लेकर पुलिस ने चेतावनी दी है। अल्मोड़ा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बेखौफ चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नगर के टमटा इलाके में एक युवक ने अपने ही पड़ोस में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, जहां युवक ने कई कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी की लाइफलाइन कही जाने वाली गौला नदी जो हजारों परिवारों का पालन पोषण करती है, तो वहीं यहां के डंपर एसोसिएशन के लोगों ने स्टोन क्रैशरों के उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर गोला संघर्ष समिति के बैनर तले डंपर मालिकों ने स्टोन क्रैशर मालिकों के मनमाने तरीके से रॉयल्टी वसूलने को लेकर कई प्रकार के गंभीर आरोप भी लगाए। जहां डंपर एसोसिएशन के लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं एसडीएम परिसर पर बैठकर उन्होंने प्रशासन से स्टोन क्रैशर मालिकों के मनमाने तरीकों पर तुरंत नकेल कसने की मांग की। टूर्नामेंट से बात हुई है, इसमें गोला के डंपर मालिकों से भी बात हुई है और स्टोन क्रशर वालों से बात हुई है। पहले ये बात थी कि 25 रुपये रेट उन्होंने कोट किया था। बाद में एक चरण में, जब प्रथम चरण में जब वार्ता हुई थी, तो उसमें 28 रुपये उन्होंने ऑफर किया था। उसके बाद कल फिर दोबारा मेरी बात हुई है, तो उसमें स्टोन क्रशर्स वालों ने लगभग 30 रुपये रेट कोट किया और ये चीज़ हम लोगों ने उनको बताई भी है, गौला के डंपर मालिकों के साथ जितने भी गेट हमारे चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी रजामंदी नहीं हुई है। देखिए, हमने जो है अक्टूबर महीने से गाड़ियां बाहर निकाल दी हैं। हमने गाड़ियां, क्रेशर वालों ने कहा गाड़ी चलाओ, हमने चलाया, लेकिन उन्होंने हमें उचित रेट नहीं दिया, 25 रुपये का रेट दिया, जबकि हमें जो है 28 रुपये तक तो हमारी जो है गाड़ी का भराई, तेल पानी डीजल जो होता है 28 रुपये का रेट हमें 28 रुपये तक जो है पड़ता आता है। इस वजह से हमने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। हमने शासन, प्रशासन, डीएम महोदय, सीएम को, सबको हमने ज्ञापन दे दिया, लेकिन हमारी बातों को कहीं पर जो है हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है। जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनके रेट नहीं मिल पा रहे हैं और लगातार वो सड़कों पर आने को मजबूर है। नहीं, देखिए, इसमें सीधे सीधे सरकार का दोष है। ये मध्यस्थता कराने का कार्य सरकार का होना चाहिए। सरकार इस दबाव में है क्योंकि खुला खेल जो खनन का हो रहा है, उसमें जो क्रशर्स का रिन्यूअल हुआ है, ये पूरे प्रदेश भर की जानकारी में, नई बात बता रहा हूँ, उसमें मोटा खेल पैसे का हुआ है। तो जो क्रशर मालिक है वो तो दबाव बनाएंगी सरकार पे, जब उन पे वसूली हुई है, सरकार उनके दबाव में कार्य कर रही है। और जो मजदूर और जो डंपर मालिक हैं, जो गौला संघर्ष समिति से जुड़े हैं, गौला जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे शहर की, हमारी विधानसभा की, जिले की जननी है, उसको चौपट करने पे उतारू हैं। और ये अंत में यही चाहेंगे कि ये जितने व्यवसायी हैं जो कि अपना इंडिपेंडेंट कार्य करते हैं, ये सब अपने डंपर बेच दें, ये मजदूर यहाँ से चले जाएं और ये गौला नदी भी किसी प्राइवेट हैंड में बेच दें। इनका मेरे ख्याल से कार्य केवल ये रह गया है कि जितने भी स्वरोजगार, रोजगार के माध्यम है, उन्हें चौपट करके बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे दें। ये टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।